हेलो मैं डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। मैं आपका केमिस्ट्री का फैकल्टी मिस्टर प्रेम कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों का ठाकुर सर अकेडमी आप पे स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, आज हम लोग अपना एमजेसी 2 का यूनिट 1, जिसकी मैंने कल आपको सिलेबस में चर्चा की थी, यूनिट 1 जो अपना गैसियस स्टेट है, उसका आज हम लोग लेक्चर 1 कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? आज लेक्चर 1 कवर करने वाले हैं। और आज का लेक्चर जो हम लोग का होने वाला है, उसमें जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, वो टॉपिक बच्चा आपका ये है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कैनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस। इनकी क्या क्या पोस्टुलेट्स वगैरह थी, एजम्पशंस थी, उनके बारे में। और उसके बाद हम लोग करेंगे डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोग गौर से समझेंगे। और आप लोग इनके बारे में पहले भी पढ़ रखे होंगे क्लास 11th में गैसेस स्टेट चैप्टर में। अगर नहीं पढ़े हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और पढ़ ली हो तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होती चली जाएगी आगे, ठीक है। तो अब बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। देखो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस जो है, इसके बारे में जो सबसे पहले जो थ्योरी दिया गया था ना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस का जो सबसे पहली बार जो थ्योरी दिया गया था, वो बर्नौली के द्वारा दिया गया था 1783 में। कब? 1783 में बर्नौली के द्वारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस का पहला थ्योरी दिया गया था। लेकिन इस थ्योरी में जब लगा कि इसको और एक्सटेंड करने की जरूरत है, इसमें और एक्सटेंशन की जरूरत है, तो बाद में बहुत सारे और भी साइंटिस्ट आए हमारे, जैसे कि क्लॉसिस आए हमारे, मैक्सवेल आए, बोल्ट्जमैन आए एंड वैंडरवाल एंड जीन्स। ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस के थ्योरी को क्या किया, एक्सटेंड किया। और एक्सटेंड करके इनके अंदर में कुछ मेन पोस्टुलेट बनाए गए, कुछ एजम्पशन बनाए गए, जिनके बारे में हमें यहां पे अभी देखना है, ठीक। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये सब पॉइंट बन सकता है, ध्यान पे रखिएगा कि फर्स्ट थ्योरी कौन दिया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस का, तो याद रखिएगा बर्नौली। कब दिया था? 1783 में। उसको एक्सटेंड किनके किनके द्वारा किया गया था? क्लॉसिस के द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा, बोल्ट्जमैन के द्वारा, वैंडरवाल के द्वारा एंड जीन्स के द्वारा, इनके द्वारा इसे एक्सटेंड किया गया था, ठीक है भाई। देखो, अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस का जो पहला पोस्टुलेट था, वो पोस्टुलेट क्या था, यानी कि इनके अंदर में इस थ्योरी में क्या क्या बातें की गई थी, उसकी अगर हम लोग बात करें तो पहले आप पढ़ो फिर समझाते हैं। क्या बोला कि एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब ये बोला कि जितने भी गैसेज हैं, ये सभी के सभी गैसेज क्या होते हैं, काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलके बने होते हैं। यानी कि काफी एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स के लार्ज नंबर से मिलकर के कोई भी गैस बने होते हैं। जैसे मान लो ये एक स्मॉल पार्टिकल्स है, ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स का जब हम लोग लार्ज नंबर ले लेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा? ये आपका गैस का फॉर्मेशन कर देता है। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है, उसे ही हम लोग गैस का क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इसे ही हम लोग गैस का मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो वही बात यहां लिखा हुआ है कि एवरी गैस इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कोई भी गैसेज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स के लार्ज नंबर से मिलकर बना होता है, और उन्हीं एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आगे अब देखो, कोई भी अगर मेरे पास एक गैस है, सपोज करो मेरे पास, लेटेस्ट सपोज मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एग्जांपल के तौर पे। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होंगे? बहुत सारे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, जिसे हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मान लो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल्स है और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल ले लिया। अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, इन दोनों मॉलिक्यूल का मास और साइज आपस में क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल मतलब एक समान। यानी कि कहना ये चाह रहे हैं हम कि अगर मेरे पास कोई गैस है, तो उस गैस के जो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उस गैस के अंदर में, हर मॉलिक्यूल का मास और हर मॉलिक्यूल का साइज आपस में क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, यानी कि एक समान होगा। लेकिन अगर वहीं पे मेरे पास 2 डिफरेंट गैसेज हैं, मान लो मेरे पास एक CO2 गैस है और एक मेरे पास मीथेन गैस है। अब इस CO2 गैस का जो मॉलिक्यूल होगा और इस मीथेन गैस का जो मॉलिक्यूल होगा, इनका मास और इनका साइज आपस में डिफर हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो ये पहला पोस्टुलेट कह रहा था आपका काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस के अंदर में, ठीक। चलिए अब हम लोग इसके दूसरे पोस्टुलेट की बात करते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट ये बोला कि द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर सेपरेटेड फ्रॉम each other by large distance so that the actual volume of the molecule is negligible as compared to the total volume of the gas। मतलब क्या बोला? सुनो, देखो मेरे पास कोई गैस है, ये बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अब मान लो कोई गैस है जिसकी वॉल्यूम इतनी है, ठीक, जिसकी वॉल्यूम
इतनी है। अब आपको पता है कि गैस का जो पार्टिकल्स होता है काफी दूर दूर होता है, तो चूंकि गैस का पार्टिकल्स काफी दूर दूर होता है, तो जब हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, तो काफी दूर दूर होंगे, तो उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जैसे मान लो मेरे इस पूरे एक रूम के बराबर, आप जिस रूम में बैठे हुए हो, मान लो अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के या 20 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक पूरे रूम के बराबर स्पेस छेक लेते हैं, क्योंकि उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। तो यानी कि अगर किसी गैस का चूंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, तो उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि गैस बहुत दूर में फैले हुए होंगे, तो गैस की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। अब उस पूरे गैस के वॉल्यूम से अगर हम लोग गैस के किसी एक मॉलिक्यूल को कंपेयर करवाएं, गैस के अगर किसी एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को कंपेयर करवाएं, तो तुम खुद सोच के देखो, एक इतना छोटा मॉलिक्यूल अगर जिसका वॉल्यूम इतना होगा, अगर इस पूरे वॉल्यूम को अगर इतना वॉल्यूम से कंपेयर करवाएं, तो इसके तुलना में वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, ना के बराबर, बहुत कम, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो यही बात तो यहां बोला कि द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज डिस्टेंस, यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, जिस वजह से गैस की वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है। और उस पूरे गैस के वॉल्यूम से अगर किसी एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की कंपैरिजन करवाएं, तुलना करवाएं, तो उस किसी एक गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होता है, पूरे गैस के वॉल्यूम की तुलना में नेग्लिजिबल हो जाता है। यही बात आपका सेकंड पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस कहता है। क्लियर? चलो, तीसरा पोस्टुलेट इसका देखो क्या था। अगर हम लोग इसके थर्ड पोस्टुलेट की बात करें, कहा द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर सो लार्ज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम आर नेग्लिजिबल। मतलब ये बोला, अब देखो आपने फिजिक्स में भी ये बात पढ़ा होगा, अपने जूनियर क्लास में ये बात आप जरूर जानते होंगे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है ना, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, घटेगा। चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स की बात करें, चाहे वो रिपल्सन फोर्स की बात करें, किसी भी फोर्स की बात करें, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, अगर उनके बीच में जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, वो घटते चला जाएगा। तो यही बात यहां बोल रहा है कि चूंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पे होते हैं, इसी वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है ना, वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर। तो क्योंकि उनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा होता है, दो गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, दूरी बहुत ज्यादा होता है। दूरी बहुत ज्यादा होने के वजह से उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बहुत कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा पाता है, यानी कि नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाता है किसी भी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बीच में, बिकॉज डिस्टेंस उनके बीच में बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चा ये था अपना तीसरा पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस का। ठीक, चलो अब सिमिलरली देखो, अब यहां पे आपको पता है कि इस अर्थ पे हर जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर में, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर में। मास जितना ज्यादा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स किसके, मास के। अब आपको पता है कि गैस के जो एक सिंगल मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग ले लें, तो गैस का एक सिंगल मॉलिक्यूल क्या होता है, काफी काफी छोटा, काफी कम मास वाला होता है, वेरी लेस मास होता है किसी एक मॉलिक्यूल के बीच में, वेरी लेस मास होते हैं किसी एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के। तो मान लो अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है गैस का, तो वो इतना कम मास वाला होगा कि उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, वो ना के बराबर दिखेगा आपको, उसमें फोर्स लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल। मतलब इसीलिए बोला जाता है ये बात कि जो अगर मेरे पास कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स है, तो उनके ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स भी नेग्लिजिबल हो जाता है। रीजन ये होता है कि उनकी मास बहुत कम होती है, एक सिंगल गैसियस मॉलिक्यूल्स के मास को अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत कम होता है, जिस वजह से उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। वही बात बोल रहा है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द मॉलिक्यूल इज आल्सो सपोज्ड टू बी नेग्लिजिबल। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या माना जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में नेग्लिजिबल माना जाता था, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी किसी गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर में क्या माना जाता है, नेग्लिजिबल माना जाता है। तो ये था चौथा पोस्टुलेट हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस का। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट पर वो क्या बोला, देखो, कहा द मॉलिक्यूल्स आर सपोज्ड टू बी मूविंग कंटिन्यूअसली इन डिफरेंट डायरेक्शन with different velocities, hence they keep colliding with one another called molecular collision as well as on the walls of the container। क्या बोला समझो, देखो अब आपको पता है कि दो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। मान लो अगर मेरे पास कोई एक कंटेनर है, इसके अंदर में कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, और आपको यह भी पता है कि इन गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन काम नहीं कर रहा होता है। तो ये गैसियस मॉलिक्यूल्स जहां तहां क्या करते हैं,
डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो मान लो अगर मेरे पास ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है, अगर ये मान के चलो इस डायरेक्शन में मूव किया तो यहां पे इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, इधर इस मॉलिक्यूल से टकराएगा। जब दो मॉलिक्यूल से वो टकराएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर कोलाइजन। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर कोलाइजन। सिमिलरली अगर मान लो ये इधर की ओर आएगा तो इस कंटेनर के वॉल से टकराएगा, यानी कि कंटेनर के वॉल से भी टकरा सकता है। रीजन क्या था कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा था, इसलिए उनके मूवमेंट का कोई डायरेक्शन ही नहीं था, जहां तहां मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, ठीक, और अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। तो चूंकि गैसियस मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो किसी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से भी टकराएगा, जिसको मॉलिक्यूलर कोलाइजन बोलेंगे, और साथ ही साथ जिस कंटेनर में वो रखा हुआ था उस कंटेनर के वॉल से भी टकराएगा। क्या बोल करेगा, उस कंटेनर के वॉल से भी टकराएगा। तो ये था इसका पांचवा पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस का। अब अगर हम लोग बात करें छठे पोस्टुलेट की, ठीक, तो वो क्या बोला, देखो अब आपको पता है कि चूंकि ये आपका गैसियस मॉलिक्यूल्स जब ये मूवमेंट करेगा अलग अलग डायरेक्शन में तो ये जा करके इस वॉल के कंटेनर से टकराएगा। अगर ये इस वॉल के कंटेनर से टकराएगा तो जैसे मान लो ये वॉल का कंटेनर है, इस पे कोई मॉलिक्यूल आके टकराया तो टकराएगा तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा ना इस वॉल पे। तो वही बात यहां बोल रहा है कि द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स, जिस वेसल्स में गैसियस मॉलिक्यूल्स रखे होते हैं उस वेसल्स के वॉल पे गैसियस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ड्यू टू बम्बार्टमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बम्बार्टमेंट मतलब होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आके टकराना, ठीक। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बम्बार्टमेंट की वजह से क्या होता है, जो कंटेनर होते हैं ना इसके वॉल पे क्या करता है, वो गैसेस मॉलिक्यूल टकराएगा तो प्रेशर लगाएगा। तो वही बात यहां बोल रहा है कि द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल ड्यू टू बम्बार्टमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑन द कंटेनिंग वेसल। जिस वेसल में कोई गैसेस मॉलिक्यूल रखा होता है उस वेसल्स के कंटेनर के वॉल के ऊपर में वो क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, क्योंकि उसके साथ जाके टकराएगा तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो ये था इसका छठा पोस्टुलेट। अब हमारा सातवां पोस्टुलेट क्या बोला, देखो, द मॉलिक्यूल्स आर सपोज्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर। आपने फिजिक्स वगैरह में 12th में चीज पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज इलास्टिक हार्ड स्फीयर होता है तो जब ये किसी अदर से टकराता है तो इसके बीच में कोई मोमेंटम चेंज वगैरह देखने को नहीं मिलता है, यानी कि नेग्लिजिबल हो जाता है मोमेंटम चेंज इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में। बस तो वही बात यहां बोल रहा है कि आप ये मान के चलो कि जो हमारा गैसियस मॉलिक्यूल्स होता है ना उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर मानते चलते हैं। इसीलिए जब ये एक दूसरे से टकराएगा ना कोई एनर्जी का वेस्टेज यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल आया, दोनों एक दूसरे से टकराया, तो टकराने से क्या होता है, एनर्जी वेस्टेज हो सकता है, क्योंकि टकराएगा तो क्या होगा, फोर्स के रूप में, एनर्जी के रूप में कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर निकलेंगे, या तो हीट के रूप में या किसी अदर फॉर्म में। दो चीज के टकराने से एनर्जी बाहर निकलता है। अगर एनर्जी बाहर निकलेगा तो इनकी एनर्जी की वेस्टेज होगी कि नहीं होगी, होगी ना, बिल्कुल होगी। तो लेकिन यहां पे क्या बोला, अगर कोई चीज इलास्टिक नेचर का होता है तो जब वो किसी अदर इलास्टिक नेचर के ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उनके बीच में टकराने के बाद कोई एनर्जी का वेस्टेज नहीं होता है। तो ये जो थ्योरी बोल रहा है ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस, वो यही बोल रहा है कि आप ये मान के चलो कि जो मेरे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक इलास्टिक हार्ड स्फीयर है। तो जब ये दो इलास्टिक हार्ड स्फीयर आपस में टकराएगा तो कोई एनर्जी का वेस्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। आगे क्या बोला, देखो, when the molecules collide with one another or with the walls of the vessel, the energy may however be transferred from some molecules to the other on collision। यानी कि ये बोला कि एनर्जी वेस्टेज नहीं होगा। होगा क्या, अगर मान लो कोई दो गैसेस मॉलिक्यूल्स आके आपस में टकराया या वो गैसेस मॉलिक्यूल्स वॉल के कंटेनर से टकराया तो वो अपने अंदर के एनर्जी को किसी अदर रूप में दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर में ट्रांसफर कर देगा या वॉल ऑफ द कंटेनर के अंदर में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगा। कोलाइजन से एनर्जी वेस्ट होता है, लेकिन यहां पे दो गैसेस मॉलिक्यूल्स के कोलाइजन से एनर्जी वेस्टेज नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि वो अपना एनर्जी किसी और रूप में दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। वैसे भी आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखा है, एनर्जी वेस्टेज तो होता नहीं है, एनर्जी का बस रूप ट्रांसफर हो जाता है। तो ये यहां पे वेस्टेज का मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल टकराएगा तो उन दोनों का एनर्जी किसी और रूप में बाहर चला जाएगा। बाहर नहीं जाता है बल्कि वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर चला जाता है या कंटेनर ऑफ द वॉल के अंदर चला जाता है। और यही बात यहां पे आपका बोलता है सातवां पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस। इसका जो सबसे आखिरी पोस्टुलेट था काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस का, वो समझो क्या बोला, कहा सिंस द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। बोला चूंकि
क्योंकि मॉलिक्यूल्स डिफरेंट वेलोसिटी से क्या कर सकता है, कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल्स अगर अपने पास है, मान लो अपने पास कोई कंटेनर था, उसमें कोई गैस रखे हुए थे, उनके बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जब गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव करेगा तो सबके अंदर में अपना वेलोसिटी होगा। तो क्या सभी गैसेस मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी सेम होता है? ऐसा कुछ नहीं है। हर एक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैस के, उनके डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज हो सकते हैं, अलग अलग वेलोसिटी से वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। और अगर वेलोसिटी सबका अलग अलग है तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर ना। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगा गैसेस मॉलिक्यूल्स का, तो उनके अंदर में जो गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वही बात बोला, इसीलिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग निकालेंगे किसी गैसियस सिस्टम का, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस के। मतलब समझ में नहीं आया? सुनो, हमने ये बोला आपको कि ये थ्योरी ये बात बोलता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स अपने पास गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब गैसियस मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। ये बात ठीक? अगर वेलोसिटी हर एक मॉलिक्यूल का डिफरेंट है, और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और अगर सबका वेलोसिटी डिफरेंट है तो 100% सबका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर हमको मान लो किसी पूरे गैसियस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे? अगर सबका अलग अलग है तो आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा। तो ये बात ये बोला आगे आगे यही बात बोला कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है ना किसी गैसियस सिस्टम का या गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस का, वो क्या होता है, उस गैसियस सिस्टम के अंदर में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितने हैं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आपने कितना टेम्परेचर, अगर ज्यादा टेम्परेचर पे कोई गैस रखा हुआ है तो उस गैसियस सिस्टम का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पीड बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो आपका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा ना किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स का, वो इस बात पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि उस गैसियस सिस्टम के अंदर में आपने टेम्परेचर कितना दे रखा है, यानी कि उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस कितना है। किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस गैसियस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कितना है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी भी होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो ये 8 पोस्टुलेट्स थे जो हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस में आपको पढ़ने हैं। आपको ये पूरे 8 को 8 ध्यान पे रखने हैं, ठीक है। चलो, अगला टॉपिक जो आज का हमको कवर करना था ना बच्चा, वो था डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, जो क्या होता है, पीवी बराबर 1/3 mn_v²। ये है आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसी का हमको डेरिवेशन देखना है, इसी का हमको क्या देखना है बच्चा, डेरिवेशन देखना है। तो ढंग से इसको समझने का कोशिश करना, इसको ढंग से समझने का कोशिश करना। चलो दिखाते हैं, सुनो। मान लो हमारे पास एक कंसीडर करो कि मेरे पास गैस है जो एक क्यूबिकल बॉक्स में रखा हुआ है। मान लो मेरे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, यहां समझना। चलो देखो, मान लो मेरे पास ये अभी के एक क्यूबिकल वेसल है, और इस क्यूबिकल वेसल के अंदर मान लो कुछ गैस रखा हुआ है, और मान लेते हैं इस क्यूबिकल वेसल का वॉल्यूम मान लेते हैं भी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वेसल। क्यूबिकल वेसल कितना मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। तो मेरे पास एक क्यूबिकल वेसल था जिसका वॉल्यूम भी था, और उसके अंदर में कुछ गैस रखे हुए हैं, कोई गैस रखे हुए हैं, ये कंसीडर करके चलो। और टेम्परेचर इसका क्या रखना बच्चा, फिक्स्ड रखना है। वो जो क्यूबिकल वेसल जहां पे हम लोग गैस रखे थे ना, उस क्यूबिकल वेसल का टेम्परेचर हमें फिक्स रखना, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। अब सुनो, अब यहां पे सपोज करो, देखो ये वाला आपका एक्स एक्सिस हुआ, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, एक्स एक्सिस। ये आपका होगा जेड एक्सिस, और ये होगा आपका वाई एक्सिस। ये क्या होगा आपका, वाई एक्सिस। ठीक, सोचो कि यहां पे जो गैसियस मॉलिक्यूल्स रखे हैं क्यूबिकल वेसल के अंदर में, मान लेते मेरे पास ये एक गैसियस मॉलिक्यूल्स है,
अभी मेरे पास ये एक गैसियस मॉलिक्यूल्स है। अब इस गैसियस मॉलिक्यूल का अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो इसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है और जेड एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, हाँ कि ना? क्योंकि इसका तो कोई रैंडम वेलोसिटी होता है ना, रैंडम मूवमेंट होता है ना, किधर भी मूव कर सकता है कोई। अभी तो पीछे पढ़ाए थे पोस्टुलेट में, यही तो बोल रहा था कि कोई भी गैस रैंडम मूवमेंट कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर सकता है और भी एक्सिस के अलोंग भी मूव कर सकता है। मूव करेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा इसके पास। तो अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव किया तो मान लेते इसका भी एक्स वेलोसिटी है, वाई एक्सिस के अलोंग मूव किया तो मान लेंगे इसका भी वाई वेलोसिटी है, और अगर जेड एक्सिस के अलोंग मूव किया तो इसका मान लेंगे भी जेड वेलोसिटी है। बोलो यहां तक समझे? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब सोचो कि अगर ये मॉलिक्यूल आपका, ये गैसेस मॉलिक्यूल आपका यहां समझाते हैं कि अगर ये गैसेस मॉलिक्यूल्स, मान लो मेरा ये गैसेस मॉलिक्यूल्स था, अगर ये भी एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो ये भी एक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। अब ये मूव किया और मान लो ये एक्स एक्सिस से टकराया, इस वॉल से मान लो टकराया, अब इधर की ओर मूव करेगा तो इस वॉल से टकराएगा ना, टकराएगा तो ये वापस लौटेगा, तो वापस किस वेलोसिटी से लौटेगा? वेलोसिटी उसका उतना ही होगा, बस इसका डिफरेंट साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा ना। तो जब भी कभी कोई गैसेस मॉलिक्यूल्स हम लोगों का, आप वाई भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो। मैंने आपको बोला कि मान लो हमने ये माना कि अभी मेरे पास ये गैसेस मॉलिक्यूल्स था, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है और किसी भी वेलोसिटी से मूव कर सकता है, डिफरेंट वेलोसिटी होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन होते हैं। अब यही पढ़ाए थे पोस्टुलेट में। तो मान लो अपने पास एक गैसेस मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पे रखे, ये एक गैसेस मॉलिक्यूल्स अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करता तो इसका, इसमें कुछ जो वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं भी एक्स वेलोसिटी, वाई एक्सिस के लॉन्ग जाता तो बोलते हैं भी वाई वेलोसिटी, और अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग जाएगा तो बोलेंगे भी जेड वेलोसिटी। यहां तक क्लियर? अच्छा, अगर मान लो भी एक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अगर मान लो ये मूव किया और इस कंटेनर इस वॉल से टकराया, वॉल होंगे ना, तो ये क्या होगा? वापस लौटेगा। वापस लौटेगा तो किस वेलोसिटी से? जिस वेलोसिटी से टकराया था उसी का साइन अपोजिट कर देंगे तो माइनस बी एक्स वेलोसिटी से वापस लौटेगा। यहां तक समझे? अच्छा, एक बात और, जो दो कंटेनर अपने पास हैं, जो कंटेनर अपने पास है, जो भेसल अपने पास है, उन भेसल में जो दो वॉल के बीच का डिस्टेंस होगा ना, जो दो वॉल के बीच का डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मानेंगे? एल मानेंगे। क्या मानेंगे? एल मानेंगे। मान लो ये अपना वॉल ए है और ये अपना वॉल बी है, ठीक? कोई भी दो वॉल ले लो। ये टोटल कहानी है। क्या कहानी था? वापस समझो। मेरे पास एक क्यूबिकल कंटेनर था, क्यूबिकल वेसल था, इसके अंदर में गैसियस मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। हमने अभी जस्ट पीछे पोस्टुलेट में ये पढ़ के आया कि गैसियस मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन होगा। तो मान लो मेरे पास एक गैसियस मॉलिक्यूल्स को, एक गैसियस मॉलिक्यूल को पकड़े, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है। अब ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर सकता है और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर सकता है। अगर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा तो जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसको भी एक्स वेलोसिटी बोल देंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा तो जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसे भी वाई वेलोसिटी बोल देंगे, और अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव किया तो जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसे हम लोग भी जेड वेलोसिटी बोल देंगे। अगर मूव करते करते वॉल से टकराया तो जिस वेलोसिटी से टकराएगा वापस वो उसी वेलोसिटी से लौटेगा, बस साइन चेंज कर देना। अगर मान लो भी एक्स वेलोसिटी से टकराया तो माइनस बी एक्स वेलोसिटी हो जाएगा। ये इतना चीज समझ में आ गया। अब आगे हमने क्या बोला कि जो हमारा क्यूबिकल कंटेनर होगा उनके जो दोनों वॉल होंगे, उन दोनों वॉल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग एल से दिखाते हैं, और यहां पे मान लो मेरा ये एक ए वॉल था, ये बी वॉल था, कंटेनर में आकर, कंटेनर में गैसेस मॉलिक्यूल इस वॉल से इस वॉल की ओर टकरा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो इनका मतलब दूरी कितना तय कर रहा होगा? यही एल मीटर का वो दूरी तय कर रहा होगा। इतना सेटअप आप समझ में आ गया। तो हमने क्या बोला आपको कि मान के चलो मेरे पास एक क्यूबिकल बॉक्स था जिसका वॉल्यूम भी था, और इस क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम हमने कितना माना है? भी माना है, और इसके अंदर में कुछ फिक्स टेम्परेचर पे गैस भरे हुए हैं। अब आगे सुनो, देखो, तो यहां पे हमने लिख दिया, मान लो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स एल सेंटीमीटर, लेंथ कितना मान लिए? एल सेंटीमीटर। और इसमें हमने आपको एक मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया ना, ये कंडीशन तो हमने आपको एक मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो मान लेते हैं इसमें जो टोटल नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं इस वेसल में रखे हुए कितने हैं? एन है। कितने मान लेते हैं? एन मान लेते हैं। और आप ये भी मान के चलो कि जो प्रत्येक मॉलिक्यूल है अपना गैस का, उसका मास हमने कितना मान लिया? उसका मास हमने मान लिया एम। कितना मास मान लिया बच्चा? एम मान लिया। क्या मान लिया? एम मान लिया। अच्छा, और वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा। प्रत्येक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? भी मान लेते हैं। और आपको पता है
कि ये वेलोसिटी जो हैगा ना, ये वेलोसिटी आपका वी एक्स, वो मॉलिक्यूल आपका वी एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी कर सकता है, वी वाई डायरेक्शन में भी और वी जेड डायरेक्शन में भी। तो एक्चुअल में उस मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी निकालेंगे तो कौन सा रूल यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे वेक्टर रूल लगाएंगे, जो कि आपको यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, बस आपको ये याद रख लेना है कि जो उस सिंगल मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी का स्क्वायर होगा ना, वो वी एक्स वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वी वाई वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वी जेड वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान पे रखना है। अगर कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल है, वो तीनों डायरेक्शन के अलोंग क्या कर सकता है, वेलोसिटी कर सकता है, तो उसका जो एक्चुअल वेलोसिटी होगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा उस सिंगल मॉलिक्यूल का, वो वी एक्स वेलोसिटी के स्क्वायर, वी वाई वेलोसिटी का स्क्वायर और वी जेड वेलोसिटी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये बात को आपको ध्यान पे रखना है। अब सुनो, चलो हम लोग एक मॉलिक्यूल का बात करते हैं। कंसीडर वन मॉलिक्यूल मूविंग विथ वेलोसिटी वी एक्स। ऐसा मान के चलते हैं कि मान लो एक मॉलिक्यूल को लिए और वो एक मॉलिक्यूल वी एक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा था एक्स एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। और मान के जैसे यहां पे मान लो ये बी एक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा था एक्स एक्सिस के अलोंग, ये सिंगल मॉलिक्यूल बी एक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये आके टकराया वॉल ए से। किससे टकराया? मान लो वॉल ए से। वही बात यहां बोला कि कैसा कंसीडर करो, कहां गया, ऐसा मानो कि कंसीडर वन मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ वेलोसिटी वी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस स्ट्राइकिंग द वॉल ए टू बी एंड रिवर्स डायरेक्शन विथ सेम वेलोसिटी बी टू ए। यानी कि यहां पे मान लो कोई मॉलिक्यूल रखा हुआ था वॉल बी पे, ये आ रहा है वी एक्स वेलोसिटी से और ये वॉल ए से टकरा गया। तो अभी इसका वेलोसिटी कितना था? वी एक्स। अब टकराएगा तो वापस जाएगा उसी रिवर्स मुड़ जाएगा, मुड़ेगा तो किस वेलोसिटी से? अब ये बोले है ना, बस साइन चेंज कर देना, माइनस वी एक्स वेलोसिटी से। तो वही बात यहां पे लिखा हुआ है कि ऐसा कंसीडर करो, मान के चलो ये चीज आपको मानना था। और अब मान लो कि एक मॉलिक्यूल जो वी एक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा था एक्स एक्सिस के अलोंग, और जब वो बी वॉल से आके ए वॉल पे टकराया तो वापस रिवर्स लौट गया ए से बी पे, ठीक है। और यहां पे जब टकराएगा तो आपको पता है ना कि मोमेंटम में चेंजिंग आता है कोलाइजन की वजह से। मोमेंटम में क्या होता है? चेंजिंग होता है। सुनो, जब कोलाइड नहीं किया था वो सिंगल मॉलिक्यूल, मान लो बी वॉल से चल रहा था, ये बी वॉल था, यहां से चला और यहां ए वॉल है। अभी ये वी एक्स वेलोसिटी से क्या कर रहा है? ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो अभी ये टकरा नहीं रहा है, तो अभी इसका कुछ मास हम लोगों ने m माना था, इसकी कुछ वेलोसिटी है, तो इसके अंदर में कुछ ना कुछ मोमेंटम तो होगा ना जी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? m बराबर p बराबर मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम लोग किससे दिखाते हैं? p से। तो p बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, हाँ या ना बोलो। मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो जब नहीं टकराया है आपका, अभी बस अभी ये मूव कर रहा है, अभी टकराया नहीं है, तो अभी इस गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर में कितने मोमेंटम होंगे? तो एम वी एक्स, क्योंकि मास गैसेस मॉलिक्यूल कितना था? बोले थे एम मानना है, और चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी माने थे हम लोग? वी एक्स। तो अभी इसका वेलोसिटी कितना होगा? वी एक्स, मास कितना था? एम, तो एम वी एक्स इसका मोमेंटम हो जाएगा बिफोर कोलाइजन। लेकिन अगर ये टकरा गया तो हमने अभी आपको पोस्टुलेट में पढ़ाया था, क्योंकि इसको हम लोग इलास्टिक हार्ड स्फीयर मानते हैं, तो टकराने पे इसका मोमेंटम वगैरह में चेंजिंग नहीं के बराबर आता है। तो मोमेंटम में चेंज तो नहीं आएगा, बस उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो जो पहले इसका मोमेंटम एम वी एक्स था, अब वो माइनस एम वी एक्स हो जाएगा आफ्टर कोलाइजन। तो वही बात बोला, द मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन माइनस एम वी एक्स। हमने एक सिंगल मॉलिक्यूल को उठाया था, उस सिंगल गैसेस मॉलिक्यूल्स का एक वेलोसिटी वी एक्स कंसीडर किया था, और उस पे हम लोगों ने जब इसका मोमेंटम चेंज देखा, को टकराने से पहले इसका मोमेंटम एम वी एक्स था, टकराने के बाद इसका मोमेंटम माइनस एम वी एक्स हो गया। अगर मैं इसमें चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो अगर इसके चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो कितना होगा बताओ? एम वी एक्स था पहले, बाद में आ गया माइनस एम वी एक्स, तो मोमेंटम में चेंज कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 2 एम वी एक्स। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया इसमें? 2 एम वी एक्स आ गया। कितना आ गया चेंज इन मोमेंटम? 2 एम वी एक्स इसमें चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब देखो ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है, ऐसा तो नहीं है कि एक बार बी से चला, ए पे आके टकरा गया, टकरा के वापस लौट गया, बस रुक गया, ऐसा तो नहीं है। ये बार बार आएगा जाएगा, बार बार आएगा टकराएगा, बी से ए आएगा, फिर ए से बी जाएगा, फिर बी से आएगा, फिर ए से बी आएगा, यानी कि बहुत सारा कोलाइजन यहां पॉसिबल है। तो मान लेते हैं कि एक सेकेंड में या पर सेकेंड एक मॉलिक्यूल के द्वारा, अगर मैं हमको यह पता लगाना हो कि पर सेकेंड एक मॉलिक्यूल के द्वारा टोटल कितने कोलाइजन किए जा रहे हैं, अगर हमें यह पता लगाना हो कि पर सेकेंड में एक मॉलिक्यूल के द्वारा
कितने कोलाइजन हुए। तो भाई तुमको पता है कि वेलोसिटी हमने एक मॉलिक्यूल का भी vx माना था, और इन दोनों दोनों जिस ये मान लो यहां से आके टकराया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, तो टोटल कितना दूरी तय कर रहा है एक बार में। वो बोले थे ना कि दो बॉल के बीच का दूरी कितना मान के चलना है, लेंथ l मान के चलना है। तो वेलोसिटी जितना है उसमें दूरी से डिवाइड कर दो, तो एक सेकंड में कितना कोलाइजन कर रहा है एक मॉलिक्यूल, ये पता चल जाएगा। और यहां पे 12 कर देना, क्योंकि एक बार आएगा एक बार जाएगा। तो एक सेकंड में कितना वो मोमेंट वेलोसिटी, मतलब एक सेकंड में कितना कोलाइजन किया, वो पता चल जाएगा vx/12 करके। क्या करके? vx/12 करके। अब सुनो बात को गौर से, एक सेकंड में कोई मॉलिक्यूल इतना कोलाइजन किया, एक कोलाइजन के द्वारा चेंज इन मोमेंटम कितना था, 2mvx। तो एक सेकंड में टोटल कितने चेंजिंग आएगा मोमेंटम में, क्योंकि एक सेकंड में कोलाइजन इतना हो रहा है और एक सेकंड में चेंज इन मोमेंटम कितने हैं, 2mvx हैं। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के द्वारा, अब मैं अगर बताऊं, एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक कोलाइजन में चेंज इन मोमेंटम कितने हैं, 2mvx, और एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक सेकंड में टोटल कोलाइजन कितने हैं, vx/12 vx/12। तो अगर हमको यह पता लगाना हो कि द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड ऑन वॉल ए कॉज्ड बाय वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के द्वारा वॉल पे पर सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, अगर ये पता लगाना हो तो हमें पता है कि एक कोलाइजन में 2mvx मोमेंटम चेंज हो रहा था, और एक सेकंड में टोटल कोलाइजन कितना था, vx/12। गुना कर दीजिएगा, ये दो और ये दो कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, mvx² बाय क्या l बचेगा, mvx² बाय l बचेगा। तो ये किसी एक गैसियस मॉलिक्यूल के एक डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग बात कर रहे हैं अभी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक सेकंड में एक मॉलिक्यूल के द्वारा वॉल पे टोटल कितने मोमेंटम में चेंज देखने को मिलेगा, वो निकल के आया mvx² बाय l। ठीक है देखो, अब ये तो एक वॉल पे न लगाएगा, ये मोमेंटम चेंज तो एक वॉल पे होगा, ये मोमेंटम चेंज तो एक वॉल पे होगा। लेकिन अगर मान लो हम दोनों वॉल पे बात करें, मान लो अभी इस वॉल पे टकराया, तो इस वॉल पे कितना, ये जो हम लोग निकाले हैं ना मोमेंटम चेंज, वो ये निकाले हैं कि एक वॉल पे जब गैसेस मॉलिक्यूल टकराएगा तो कितना मोमेंटम चेंज देखने को मिलेगा। तो यहां तो एक बार इस पे टकराया तो मोमेंटम चेंज निकाले, इस पे भी तो टकराएगा ना जाकर के, तो यहां पे कितने मोमेंटम चेंज होंगे, मोमेंटम सेम होंगे, बस डबल कर दो। वही बात बोला कि चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ऑन बोथ द वॉल्स ए एंड बी। तो इसको क्या कर देना, डबल कर देना, 2mvx² बाय l। और ये आ गया कि एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक सेकंड में दोनों वॉल पे कितने मोमेंटम चेंज देखने को मिलेंगे, 2mvx² बाय l। केवल एक डायरेक्शन में गति करने पे, वेलोसिटी करने पे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब यही मॉलिक्यूल y एक्सिस के लॉन्ग भी तो कर सकता है, z एक्सिस के लॉन्ग भी तो वेलोसिटी कर सकता है। तो जैसे हम लोग x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी के बाद निकाल लिए थे टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो कितना आया था, 2mvx² बाय l। सिमिलरली अगर y एक्सिस के लॉन्ग निकालोगे तो हो जाएगा 2mvy² बाय l। सिमिलरली अगर चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग z एक्सिस निकालोगे तो आ जाएगा 2mvz² बाय l। तो ये एक मॉलिक्यूल के द्वारा तीनों डायरेक्शन में जाने पे वॉल के अपोजिट वॉल के ऊपर में कितना मोमेंटम चेंज देखने को मिलेगा। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारा निकला 2mvx² बाय l, y एक्सिस के लॉन्ग निकला 2mvy² बाय l, और z एक्सिस के लॉन्ग निकला 2mvz² बाय l। अब हमको पता लगाना है कि टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड में पूरे बॉक्स के वॉल पे, जैसे ये क्यूबिकल बॉक्स था ना, अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएगा तो इन दोनों वॉल पे मोमेंटम चेंज करेगा, y एक्सिस z एक्सिस के लॉन्ग जाएगा तो इन दोनों वॉल पे मोमेंटम चेंज करेगा, और z के लॉन्ग आएगा तो इन दोनों वॉल पे मोमेंटम चेंज करेगा। यही है ना। तो ये पूरे वॉल पे, इस क्यूबिकल, हमारा जो क्यूबिकल वेसल था, इसके पूरे वॉल पे एक सेकंड में एक मॉलिक्यूल के द्वारा टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना आ रहा था, 2mvx² बाय l। y एक्सिस के लॉन्ग कितना आ रहा था, 2mvy² बाय l, और z एक्सिस के लॉन्ग कितना आ रहा था, 2mvz² बाय l। इन तीनों को जोड़ देंगे, अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक सेकंड में पूरे वॉल पे कितने, पूरे क्यूबिकल वेसल में कितना मोमेंटम चेंज आया वो निकल के आ जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 2m बाय l सब में से कॉमन आ जाएगा,
2m/l कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा vx² प्लस vy² प्लस vz²। और याद करो पीछे अभी बताए हैं कि एक मॉलिक्यूल का जो टोटल वेलोसिटी होता है v² किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है v², vx² प्लस vy² प्लस pz² के बराबर। तो यहां पे हम लोग चाहें तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2mv²/l लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग v² लिख सकते हैं, तो वही लाके यहां पुट कर दिए। तो एक मॉलिक्यूल के द्वारा 1 सेकेंड में पूरे वॉल पे कितना मोमेंटम चेंज देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 2mv²/l, और निकल के आ गया। अच्छा अब देखो, लेकिन मेरे पास तो वहां पे एक ही मॉलिक्यूल नहीं थे, उस कंटेनर में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। तो मान लेते हैं कि टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स के लिए कितना आया 2mv²/l। तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे ना, तो सभी मॉलिक्यूल कितना चेंजिंग करेंगे, n से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2mv²/l एक मॉलिक्यूल का था, गुने n कर दो, तो टोटल मॉलिक्यूल के द्वारा 1 सेकेंड में पूरे बॉक्स के ऊपर में कितना मोमेंटम चेंज करेगा ये पता चल जाएगा। ये निकल के आएगा 2mn/v²/l। तो ये पूरा गैसियस मॉलिक्यूल्स कितना मोमेंटम चेंज करेगा प्रत्येक वॉल के ऊपर में 1 सेकेंड में, ये पता चल गया हमको। लेकिन पता लगाना है प्रेशर ना, कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा सभी वॉल पे। सुनो, अब हमने न्यूटन्स का एक लॉ लगाया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, याद आया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, पढ़े हो ना 9th में। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, यही पढ़े थे ना हम लोग। तो यानी कि हम न्यूटन, अगर हम लोग यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लगा दें तो क्या होगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड इज इक्वल टू द फोर्स, कि पर सेकंड में जितना मोमेंटम में चेंज आता है वो फोर्स के बराबर होता है, यही बात तो कहता था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर यहाँ पे हम लोग ये जो हम लोग मोमेंटम चेंज निकाले हैं सभी गैसेस मॉलिक्यूल्स का ऑन द कंटेनर, वॉल ऑफ द कंटेनर, वो क्या निकल के आया 2mn/v²/l, 1 सेकंड का मोमेंटम चेंज निकल के आया ना। तो क्या ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के हिसाब से फोर्स के बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा फोर्स के बराबर। तो इसको कर दिए हम लोग फोर्स के बराबर, तो फोर्स बराबर निकल के आ गया 2mn/v²/l। हमको तो प्रेशर पता लगाना है ना, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं हम लोग, बताइए। प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया पढ़े हैं, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया पढ़े हैं, बिल्कुल। फोर्स कितना निकल के आया 2mn/v²/l निकल के आया। एरिया भाई क्यूबिकल बॉक्स है ना, क्यूबिकल बॉक्स का एरिया कितना होता है 6l², तो यहां कर दिए 6l²। इसको सॉल्व किए तो 2mn/v²/l इंटू 6l² आ जाएगा। ये 2 से ये 6 कट जाएगा, तो कितना आ गया 1/3 mn/v²/l³, यही आ गया। प्रेशर बराबर क्या आ गया, प्रेशर बराबर आ गया ये। अब एक बात बताओ, ये क्या है l³ है, l क्या था बताओ, l क्या था। इस क्यूबिकल ब्लॉक के हम लोग साइड का लेंथ को l माने थे, और हमको पता है कि क्यूब के अगर साइड का हम लोग अगर किसी क्यूब में अगर हम लोग साइड का क्यूब कर देते हैं तो उस पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकल के आ जाता है। तो यहाँ भी तो वही कर रहे हैं ना, यहाँ भी तो हम वही कर रहे हैं, यहाँ भी तो वही कर रहे हैं कि साइड का क्यूब कर रहे हैं ना, तो ये वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से प्रेशर बराबर क्या लिख सकते हैं 1/3 mn/v², इसको भी लिख सकते हैं। अच्छा इस भी को इधर कर दो तो क्या आ जाएगा pv बराबर 1/3 mn/v², और यही तो हमको डिराइव करना था, इसी को तो हम लोग कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन, pv बराबर 1/3 mn/v²। तो यही डिराइव करना था और यही अपना डिराइव हो गया। तो ये था आपका तो पहला लेक्चर जिसमें हम लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस और काइनेटिक हम लोग क्या कहते हैं गैस इक्वेशन को डिराइव किए। पढ़ो, समझ में आएगा। दोबारा लेक्चर एक बार में समझ में आया तो दोबारा देखना। फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल ऑफ यू ऑल, बाय बाय।